पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो सर्वप्रथम चीनी मिल महरौरा बिहार में स्थापित की गई थी। यह प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था डिगबोई, असम में। कहाँ किया गया था? डिगबोई, असम में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पिंपरी किस उद्योग से संबंधित है? तो पिंपरी पेनिसिलिन की उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से राज्य में रेल के डिब्बों का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है? तो पंजाब और तमिलनाडु में रेल के डिब्बों का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग अधिक मात्रा में बरेली में है। कहाँ है? बरेली में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सूती कपड़ा उद्योग किस नगर में सर्वाधिक है? तो ये सूती कपड़ा उद्योग सर्वाधिक अहमदाबाद में है। कहाँ है? अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है, सिनेमा उद्योग भारत के किस नगर में है? तो आप सभी को पता है कि सिनेमा उद्योग भारत के मुंबई नगर में है। अगला प्रश्न है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा स्थान सर्वोत्तम है? तो छोटा नागपुर का पठार खनिज से परिपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस स्थान को भारतीय खनिज भंडार का गृह कहा जाता है? तो ये छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोत्तम लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये बैला डीला से प्राप्त होता है। कहाँ से? बैला डीला से। अगला प्रश्न है कि कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक राज्य में। भारत के किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है, कर्नाटक राज्य में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बाबा बुदन की पहाड़ी पर लौह अयस्क अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत में पाए जाने वाला लौह अयस्क किस प्रकार का है? तो भारत में जो अधिक मात्रा में लौह अयस्क पाए जाते हैं वो आपका हेमेटाइट है। कौन सा है? हेमेटाइट। नेक्स्ट है, जाबर और रामपुरा अगूचा खान किस खनिज से संबंधित है? ये जस्ता और सीसा से संबंधित है। किससे संबंधित है? जस्ता और सीसा से। अगला प्रश्न है, पलामू एवं लोहरदग्गा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये दोनों बॉक्साइट के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि एल्युमिनियम का यह क्या है? अयस्क है। अगला प्रश्न है, भारत का 55% अभ्रक कौन सा राज्य से प्राप्त होता है? तो ये आंध्र प्रदेश से प्राप्त होता है। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला है, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अभ्रक उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। नेक्स्ट है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई है 8850 मीटर। क्या है? 8850 मीटर। नेक्स्ट है, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो कोडाई कनाल पलानी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच है? तो सतपुरा की पहाड़ी नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी सीमा का निर्धारण करती है? तो है खासी, पटकोई तथा अराकानियोमा। ये तीनों पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट है, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणी के बीच में है? ये मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये अरावली है। कौन सी है? याद रखिएगा, अरावली है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहलाता है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? तो ये सियाचिन है। कौन सा है? सियाचिन। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? ये पर्वतमाला है केरल। नेक्स्ट है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो गिरनार पहाड़ी याद रखिएगा, इस बार एग्जाम में पूछा गया था, ये बिहार में स्थित है।
अगला प्रश्न है आपका, किस देश की कृषि का मुख्य आधार क्या है? तो किसी देश का कृषि का मुख्य आधार है कि उस देश की अगर मिट्टी अच्छी होगी तो वहाँ की कृषि अच्छी होगी। अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो याद रखिएगा वीवीआई प्रश्न है, भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे खादर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखिएगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, किस मिट्टी में पोटास की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। क्या है? रेगुर मिट्टी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है? ये कपास की फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। ये प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछा गया था। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण? लौह ऑक्साइड के कारण। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यह है लेटेराइट मिट्टी में। नेक्स्ट, चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो वह है लेटेराइट मिट्टी। कौन सी है? लेटेराइट मिट्टी में चाय की खेती काफ़ी अच्छी होती है। अगला प्रश्न है, भारत के समस्त स्थल भाग के कितने % भाग में जलोढ़ मिट्टी है? तो जितने भी भारत का जो समस्त स्थल भाग है उसके 24% भाग में क्या है? जलोढ़ मिट्टी है, जो काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होता है। अगला प्रश्न, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का क्या होता है? निर्माण होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत के किस राज्य में 2/3 रेशम प्राप्त होता है? तो सबसे अधिक रेशम जो प्राप्त होती है इंडिया में वो कर्नाटक से है। अगला प्रश्न है, भारत के किस नगर में चर्म रोग उद्योग सबसे अधिक है? तो ये कानपुर में है। कहाँ पर है? कानपुर में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना कब स्थापित किया गया? ये 1940 में स्थापित किया गया। देश का पहला निजी क्षेत्र में कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो ये जमशेदपुर झारखंड में क्या किया गया? स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कोयले के विशालतम भंडार सुरक्षित है? ये झारखंड में है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया 1906 ईस्वी रानीपेट नामक स्थान पर। कहाँ? रानीपेट नामक स्थान पर। अगला प्रश्न है कि अमोनिया उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया 1944 ईस्वी बेलेगुला नामक स्थान पे। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में किस प्रकार के उर्वरक की खपत सबसे अधिक है? तो ये नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे क्या है? अधिक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत की किस उर्वरक के लिए आयात पर निर्भर है? तो ये पोटास उर्वरक के लिए आयात पर निर्भर है, यानी खुद के पास होता नहीं है, ये अलग से आयात करता है भारत ज़्यादा मात्रा में। नेक्स्ट है, भारत में किस स्थान पर टेलीफोन उद्योग सर्वाधिक है? तो बेंगलुरु और रूपनारायणपुर में ये सर्वाधिक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए कि भारत का प्रथम रेयान कारखाना किस सन में रायपुर केरल में ट्रावनकोर रेयान लिमिटेड के नाम से स्थापित हुई? ये 1950 में स्थापित हुई। नेक्स्ट है, सोने का रेशा किस उद्योग को कहा जाता है? जूट के उद्योग को सोने का रेशा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में संपूर्ण विश्व के कितने % जूट के सामानों का निर्माण करता है? तो भारत 35% जूट के सामानों का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह है राजस्थान। कौन सा है? वो है राजस्थान। अगला प्रश्न देख लीजिए, एसोसिएट सीमेंट कंपनी ACC की स्थापना कब की गई? तो ये 1936 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, डाक सामग्री, डाक टिकट, जुडिशियल एवं नॉन जुडिशियल स्टाम्प, भारतीय रिजर्व बैंक की और भारतीय स्टेट बैंक के चेक, NSC, किसान विकास पत्र, पोस्टल ऑर्डर, पासपोर्ट, सुरक्षा दस्तावेज, प्रोमिसरी नोट कहाँ छापे जाते थे? ये जितने भी आप देख रहे सारे VVI प्रश्न है, ये इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में छापी जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है? तो ये आपका नासिक रोड महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, 5, 10, 50, 100,
500 तथा 1000 रुपये के नोट कहाँ छापे जाते हैं? ये सारे नोट आपको कहाँ छापे जाते हैं? ज़्यादातर मात्रा में नासिक रोड में छापे जाते हैं। अगला प्रश्न है, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, सरकारी टकसालें किन शहरों में स्थित है? ये मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा में सरकारी टकसालें क्या है? स्थित है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलते हैं। देख लीजिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सूचकांक यानी सेंसेक्स कब शुरू किया गया था? तो ये 1986-87 में क्या किया गया था? शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक कितने शेयरों के मूल्यों पर आधारित है? ये 30 शेयरों के मूल्यों पर आधारित है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब की गई? तो 12 अप्रैल 1988 को की गई। अगला प्रश्न है, सेबी को संवैधानिक संस्था का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो 1992 में। कब प्रदान किया गया? 1992 में। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा रुपये के प्रतीक चिन्ह का अनुमोदन सरकार ने कब किया? तो 15 जुलाई 2010 ईस्वी को किया। नेक्स्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर NEFT देश में कब शुरू की गई? तो अक्टूबर 2005 में क्या की गई? यह शुरू की गई। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम की स्थापना कब की गई? तो 1994 में की गई। कब की गई? 1994 में। अगला प्रश्न है, भारत की पहली डिपॉजिटरी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो ये 8 नवंबर 1996 को की गई। अगला प्रश्न, देश की दूसरी डिपॉजिटरी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड CDSL की स्थापना कब की गई? ये आपका 1998 में की गई। अगला प्रश्न है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पहला नाम क्या था? तो द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन नाम था। अगला प्रश्न है, भारतीय ऋण गारंटी निगम का नाम बदलकर जमा राशि बीमा एवं ऋण गारंटी निगम कब किया गया? तो 1978 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1978 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बचत बैंक खातों पर ब्याज दरों पर विनिमय कब समाप्त कर दिया? तो 25 अक्टूबर 2011 को समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक वर्तमान में कितने हैं? इस सहयोगी कुल बैंक इनका 5 है। अगला जो बैंक से रिलेटेड प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक कौन कौन से हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बीकानेर, यहाँ पे देख लीजिए जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, ये सारी भारतीय स्टेट बैंक के क्या है? ब्रांच हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए कि भारतीय स्टेट बैंक के किन सहयोगी बैंक को उसमें विलय कर दिया गया है? तो स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, दोनों को इसमें क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया। रिजर्व बैंक अधिकतम किस मूल्य वर्ग तक के सिक्के जारी कर सकता है? तो 1000 रुपये तक के। कितने तक के? 1000 रुपये तक के। अगला प्रश्न है, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो भारत की पवित्र नदी गंगा है। कौन सी है? गंगा। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न पूछा गया था, इस पर पद्मा के नाम से क्या होता है? जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरबन डेल्टा क्या करती है? बनाती है। अगला प्रश्न है, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से होकर। तवा किसकी सहायक नदी है? तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। अगला है, नदी किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर क्या होती है? बहती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की? तो गंगा नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये गोदावरी नदी है। भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो ये गंगा है। कौन सी नदी है? गंगा है। अगला प्रश्न है कि किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये नदी है आपका कोसी नदी। कौन सी नदी है? कोसी नदी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो ये आपका है नर्मदा नदी। कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? तो ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, ये वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अगला है, इंडो ब्रह्मा है, एक पौराणिक नदी का नाम है इंडो ब्रह्मा।
अगला प्रश्न देख लीजिए कि किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है। तो गंगा नदी पर सबसे लंबा क्या है, सड़क पुल है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली बनाती है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली को क्या करती है, बनाती है। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी पर अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। तो ये मध्य प्रदेश में बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई। ये राजग सरकार के शासनकाल में क्या हुई, प्रस्तावित हुई। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देख लीजिए, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। तो ताप्ती नदी रिफ्ट घाटी से होकर क्या होती है, बहती है। नेक्स्ट, कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ। तो सिंधु नदी पर भारत और पाकिस्तान के जल समझौता हुआ। अगला प्रश्न है कि सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने % जल का प्रयोग कर सकता है। तो 20%। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है। तो बता दूं कि प्रायद्वीप जो भारत में जो नदियां हैं उनका उत्तर से दक्षिण आप देख लीजिए, सबसे पहले महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी और लास्ट में आती है वैगई नदी। कौन, वैगई नदी, ये ध्यान रखिएगा आप। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य में से होकर बहती है। तो ये सिंधु नदी है। पंचगंगा, दूधगंगा किसकी सहायक नदी है। तो ये दोनों नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है आपका कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है। तो नर्मदा नदी 2 भागों में विभाजित करती है। अगला प्रश्न, शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है। तो चंबल नदी की सहायक नदी है। भारत की कौन सी नदी मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों ही भारत में है। तो दक्षिण की ओर, कहाँ है, दक्षिण की ओर। अगले प्रश्न की तरफ चलते तो अगला प्रश्न है आपका कि किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। तो नर्मदा नदी के किनारे महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होती है। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा विश्व का सबसे बड़ा क्या होती है, डेल्टा निर्मित होती है। अगला प्रश्न, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है। तो देवप्रयाग में करती है। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है। ये चंबल और साबरमती नदी से विभाजित होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं तो अगला प्रश्न देख लीजिए, लूनी नदी कहाँ गिरती है। तो ये कच्छ का अरण्य में गिरती है। और तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियाँ निकलती है। तो सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देख लीजिए, कौन सी मुख्य प्रायद्वीपीय नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है। ये नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ हैं। कौन सी नदी बांग्लादेश में जामुन के नाम से जानी जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जामुना के नाम से जानी जाती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो कावेरी नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, पेन्नार की सहायक नदियाँ कौन सी है। तो पेन्नार की सहायक नदियाँ पापाधानी एवं चित्रावती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं तो अगला प्रश्न देख लीजिए कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसे बंगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि गंगा में जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से कितने नीचे तक पाई जाती है। तो 600 मीटर नीचे तक क्या होती है, पाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते तो अगला प्रश्न, लेटेराइट मिट्टी के निर्माण में उत्तरदायी कौन है। तो अपक्षालन एवं कोशिका क्रिया है। नेक्स्ट है, कौन सी मिट्टी सूख जाने पर कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है। तो आपका है लेटेराइट मिट्टी। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो मिट्टी के अध्ययन को मृदा विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो कुल 8 वर्गों में क्या हुआ है, बांटा गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे रेगुर मिट्टी के नाम से क्या होता है, जाना जाता है। अगला प्रश्न, लेटेराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है। तो लेटेराइट मिट्टी सबसे अधिक मालाबार तटीय प्रदेशों में क्या होती है, पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है। तो लाल मिट्टी का निर्माण होता है। किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक आवश्यकता होती है। तो जलोढ़ मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। निश्चित, किस मिट्टी का प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक क्षेत्र है। एक काली मिट्टी का प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है आपका कि मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है। तो वन रोपण करके मृदा अपरदन को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अगला प्रश्न है, रेगुर मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है। ये महाराष्ट्र में क्या होती है, पाई जाती है। अगला प्रश्न, किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे उपजाऊ बनाया जाता है। तो ये अम्लीय मिट्टी को, किस मिट्टी को, अम्लीय मिट्टी को। अगला प्रश्न, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। एक काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की क्या होती है, अधिकता होती है।
अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? राजस्थान में ऐसी भूमि क्या होती है, पाई जाती है। नेक्स्ट, लेटेराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मुखरैला मिट्टी भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मुखरैला मिट्टी भी इसे क्या कहा जाता है? कहा जाता है। अगला प्रश्न, कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो काली मिट्टी जैव पदार्थों से क्या होती है? भरपूर होती है। नेक्स्ट, किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से। अगला प्रश्न देख लीजिए कि किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो काली मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता क्या होती है? नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? तो भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। नेक्स्ट, किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम के कण पाए जाते हैं? तो ये आपके लेटेराइट मिट्टी में लोहे एवं एल्युमिनियम के कण क्या होते हैं? पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो दोमट मिट्टी धान की खेती के लिए क्या होती है? उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी सीमा का निर्धारण करती है? तो ये आपका खासी, पटकाई और अराकानायोमा ये निर्माण करती है। अगला है, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणी के बीच में है? तो कुल्लू घाटी याद रखिएगा मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में है। अगला प्रश्न है आपका कि हिमालय में हिम रेखा कहाँ स्थित है? तो 4500 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर हिम रेखा क्या है? स्थित है। नेक्स्ट, शिवराई की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? शिवराई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? तो ये अरावली पर्वत है। नेक्स्ट, किस पर्वत को सागरमाथा या चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है? तो ये माउंट एवरेस्ट को ही इस दोनों नाम से क्या होता है? जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत की कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो वो K2 है। अगला है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो ये कृष्णागिरी है। दूसरा नाम क्या है? कृष्णागिरी। अगला प्रश्न है कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? इसे मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि हिमालय पर्वत की अरकानायोमा नामक चोटी किस देश में है? तो ये म्यांमार में है। उत्तराखंड की सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सी है? तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी है। कौन सी है? नंदा देवी। अगला प्रश्न है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ हुआ? तो ये सेनजोइक में हुआ। नेक्स्ट, भारत की उत्तरी सीमा कौन सा पर्वत स्थित है? तो उत्तरी सीमा पर भारत का हिमालय पर्वत क्या है? स्थित है। अगला प्रश्न है कि हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ये माउंट एवरेस्ट है। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये K2 गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जो जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो कंचनजंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, कौन सी हिमालय पर्वत चोटी असम राज्य में है? तो यह है नावा बर्वे। कौन है? नावा बर्वे। नेक्स्ट, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो टेथिस सागर की भूसन्नति से हुई है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि भारत में खनिज तेल भंडार किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते थे? अवसादी चट्टानों में खनिज तेल भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का वास्तविक उत्पादक कहाँ हुआ था? तो वास्तविक उत्पादन डिगबोई असम में हुआ था। कहाँ पे? डिगबोई असम में। नेक्स्ट, ONGC तेल व प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1956 में की गई। काइकालूर खनिज तेल किस नदी घाटी के क्षेत्र में है? तो ये कृष्णा गोदावरी नदी घाटी के क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है कि मंगला नामक तेल कुआं किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ है? तो जादूगोड़ा में है। कहाँ है? जादूगोड़ा में। अगला प्रश्न है कि गुजरात में स्थित मोतीपुरा खान से किस प्रकार का पत्थर निकाला जाता है? तो ये सफ़ेद संगमरमर का पत्थर क्या होता है? निकाला जाता है। नेक्स्ट, झरिया किस खनिज उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग से प्राप्त होता है? तो ये गोंडवाना भूभाग से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम कोयले का उत्पादन कहाँ किया गया था? तो ये रानीगंज में किया गया था। कहाँ किया गया था? रानीगंज में। अगला प्रश्न, न्यू वैली खनन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में सबसे अधिक कोयला झारखंड राज्य में क्या होता है? पाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में पेराई मिल तथा ताले का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये अलीगढ़ में होता है। नेक्स्ट, चुर्क किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट उद्योग के लिए क्या है?
प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि सीसा उद्योग व कांच उद्योग भारत के किस नगर में सबसे अधिक होता है? तो ये फिरोजाबाद में होता है। भारत में मैसूर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये रेशम उद्योग के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि तार और केबल भारत में सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये रूपनारायणपुर पश्चिम बंगाल में बनाए जाते हैं। भारत में पीतल के बर्तन सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये कहाँ बनाए जाते हैं? पीतल के बर्तन सबसे अधिक मुरादाबाद में बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है सार्वजनिक क्षेत्र में कौन सा उर्वरक कारखाना है? तो ये सिंदरी झारखंड है। नेक्स्ट है भारत में किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो ये बेंगलुरु को कहा जाता है। अगला प्रश्न है नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो नेपा नगर अखबारी कागज के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम जूट मिल किसने स्थापित की थी? तो ये जॉर्ज ऑकलैंड ने सर्वप्रथम स्थापित की थी। अगला प्रश्न देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो ये चित्तरंजन वाराणसी में किया जाता है। अगला प्रश्न सबसे अधिक इस्पात कारखाने किस रेल मार्ग पर है? तो ये मुंबई हावड़ा वाया रायपुर रेल मार्ग पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत विभाजन के कारण कौन सा उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ? तो जूट व रुई उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ। नेक्स्ट हौजरी उद्योग सर्वाधिक किस राज्य में है? ये पंजाब राज्य में है। कहाँ है? पंजाब राज्य में। अगला प्रश्न है रेशम उद्योग सबसे अधिक किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। कटनी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कटनी सीमेंट उद्योग के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि सीमेंट उत्पादन भारत के दुनिया में कौन सा स्थान है? तो सीमेंट उत्पादन में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है कि देश में सूती वस्त्र का पहला कारखाना फोर्ट ग्लोस्टर कब लगाया गया? तो 1818 ईस्वी में क्या किया गया? लगाया गया। अगला प्रश्न है कि मुंबई में काबसजी टावर द्वारा सूती वस्त्र का कारखाना कब लगाया गया? तो 1854 में लगाया गया। अगला प्रश्न है कि भारत में जूट का प्रथम कारखाना 1854 में मध्य प्रदेश बंगाल में किस शहर में लगाया गया? तो रिसरा में लगाया गया। कहाँ पे लगाया गया? रिसरा में लगाया गया। अगला प्रश्न है कि भारत में ऊन की पहली मिल 1870 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई? तो कानपुर में स्थापित की गई। कहाँ की गई? कानपुर में स्थापित की गई। अगला है भारत कागज उद्योग की पहली मिल पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में किस वर्ष में लगाई गई? तो 1812 ईस्वी में लगाई गई। अगला प्रश्न देख लीजिए कि अगला प्रश्न है कि भारत में कार्यरत तेल रिफाइनरियों में से निजी क्षेत्र की रिफाइनरियाँ कितनी है? तो ये 2 है। कितनी है? 2 है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व के किन प्रमुख देशों के तेल क्षेत्रों में भारत का अधिकतर सरकारी तेल कंपनियों की हिस्सेदारी है? तो सूडान, मिस्र, लीबिया, आइबेरिया, आइवरी कोस्ट, वियतनाम, म्यांमार, रूस, इराक, कतर, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी के साथ भारत की क्या है? हिस्सेदारी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रूस के सखालिन 1 तेल क्षेत्र में भारत की कितनी हिस्सेदारी है? तो 20% भारत की क्या है? हिस्सेदारी है। अगला प्रश्न खांड सारी उद्योग के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा लघु उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा है। कौन सा है? हथकरघा है। अगला प्रश्न है कि रोजगार क्षमता में हथकरघा उद्योग का स्थान देश के कौन सा है? तो दूसरा कृषि के बाद क्या है? दूसरा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, सलेम के अलावा किस जगह लोहा इस्पात के कारखाने स्थापित किए गए हैं? तो इसके अलावा विशाखापट्टनम और विजयनगर में स्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किन देशों के बाद कच्चे इस्पात के सबसे बड़े उत्पादकों के रूप में भारत का दुनिया में चौथा स्थान है? तो चीन, जापान और अमेरिका। नेक्स्ट है भारत के पास कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का कितना भंडार है? तो अनुमानित आपको बता दूं कि 757 मिलियन मेट्रिक टन और 1241 मिलियन क्यूबिक इसका क्या है? कच्चे तेल का 757 मिलियन मेट्रिक टन और प्राकृतिक गैस का लगभग आपका 1241 मिलियन क्यूबिक भंडारित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से थे? तो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला कारखानों को किस कंपनी के अंतर्गत रखा गया है? तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अंतर्गत क्या किया गया है? इसे रखा गया है। अगला प्रश्न है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में कौन से कारखाने की स्थापना का निर्णय लिया गया था? तो ये बोकारो कारखाना का स्थापना का निर्णय लिया गया था। अगला प्रश्न है कि बोकारो कारखाने में इस्पात का उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1974 में क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, सलेम के कारखाने किस कंपनी के अंतर्गत आते थे? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत क्या होते हैं? आते हैं।
अगला प्रश्न है कि राउरकेला स्टील कारखाना किस देश के सहयोग से निर्मित है? तो ये जर्मनी के सहयोग से राउरकेला स्टील कारखाना लगाया गया था। नेक्स्ट है, रूस के सहयोग से दूसरा कौन सा कारखाना निर्मित है? तो ये भिलाई छत्तीसगढ़ में यह क्या है, निर्मित है। अगला प्रश्न, निजी क्षेत्र के स्टील का कौन सा कारखाना निर्मित है? टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। नेक्स्ट है, टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में हुई थी। लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो लौह अयस्क सबसे अधिक झारखंड राज्य में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला एल्युमिनियम कारखाना कहाँ लगा? तो 1937 आसनसोल में। कहाँ लगा? आसनसोल में। नेक्स्ट है, सेल का पूरा नाम क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सेल की स्थापना कब हुई? तो 1973 में। ब्रिटेन के सहयोग से कौन सा कारखाना निर्मित है? ये एग्जाम में पूछा गया था। तो ये दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ये क्या है, निर्मित है। अगला प्रश्न है कि रूस के सहयोग से कौन सा कारखाना निर्मित है? ये बोकारो झारखंड। बंदरगाह वाला नगर किसे कहा जाता है? तो मैंगलोर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मैंगलोर को। निश्चित कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी एस्चुअरी पर निर्मित है? ये है मारमा गांव बंदरगाह। नेक्स्ट नहा व शोभा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो नहा व शोभा बंदरगाह मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वी तट पर सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह कौन सी है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। यही बंदरगाह क्या है, स्थित है। नेक्स्ट है, सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? तो मन्नार की खाड़ी व पाक जलमंडल मध्य को जोड़ती है। हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पर है? तो ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में मनी ऑर्डर सेवा का आरंभ कब हुआ था? तो ये जनवरी 1995 में हुआ। तो भारत में कितने पिन कोड जोन है? तो 9 पिन कोड जोन है, इसे याद रखिएगा। ग्रीन चैनल क्या है? तो स्थानीय पत्रों के लिए डाक सेवा को ग्रीन चैनल कहा जाता है। अगला, डाक सूचकांक में कुल कितनी संख्या होती है? तो 6 होती है। भारत में एसटीडी सेवा कब प्रारंभ हुआ? तो 1960 में हुआ। पहली एसटीडी सेवा किन दो नगरों के मध्य प्रारंभ हुआ? तो लखनऊ कानपुर में। अगला है, भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं? तो याद रखिए, भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 छोटे। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? तो ये सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह आपका मुंबई बंदरगाह है। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने % समुद्री मार्ग द्वारा होता है? तो 95% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किससे होता है? समुद्री मार्ग से होता है। अगला है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई के बंदरगाह को भारत का क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो आपको बता दूं कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, तो ये है गंगावरम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र में है? तो कांडला है। भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारीय है? तो कांडला बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह के श्रेणी में रखा गया है। अगला है, मारमा गांव पत्तन कहाँ स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। भारत का नगमीकृत बंदरगाह कौन से? तो ओडिशा है। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार को पूर्वी द्वारा कहलाता है? तो कोलकाता हल्दिया। अगला प्रश्न, भारत के पूर्वी तट पर कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो याद रखिएगा, भारत में है। भारत में लगभग कितने डाकघर है? तो 1.5 लाख डाकघर है। भारत में कुल डाकघरों की कितने % ग्रामीण क्षेत्रों में? तो 89% कहाँ है? ग्रामीण क्षेत्रों में है। भारत में सर्वाधिक डाक सेवा कब प्रारंभ हुआ? तो ये 1837 में। भारत डाक विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1854 में की गई। भारत के प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासन में किया गया? तो लॉर्ड डलहौजी के। भारत में पहला डाक टिकट कब मुद्रित हुआ? तो 1854 ईस्वी में। डाकघर बचत योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1885 ईस्वी में। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली की शुभारंभ कब हुई? तो 1972 में। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ हुई? तो 1986 में। भारत में टेलीकॉम मिशन की स्थापना कब की गई? तो 1 अप्रैल 1986 में। भारत में विदेशी संचार निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो 1988 में। काफी मेहनत। किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मुहरें प्राप्त हुई थी? तो हड़प्पा के उत्खनन में तांबे की मुहरें प्राप्त हुई थी। साथ में आप याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम सहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? तो उस काल में बहुत ही कम सभ्यता विकसित हुआ था, तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मेसोपोटामिया के सभ्यता को माना जाता है, क्योंकि कई चीजें दोनों को सिमिलर मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म, निर्वाण और ज्ञान की प्राप्ति किस तिथि को हुई थी? तो आपको बता दें कि महात्मा बुद्ध का जन्म,
निर्वाण और ज्ञान की प्राप्ति तीनों सेम तिथि को हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीनों क्या हुई थी? सेम तिथि को हुई थी। तीनों बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। किस दिन हुआ था? बैसाख पूर्णिमा के दिन। अगला प्रश्न है आपका कि कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी? तो उस काल में, जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य का काल था, कौटिल्य का काल था, उस टाइम में ज़्यादातर जो संस्कृत में ही रचनाएं होती थी। तो कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र की रचना की है वो किस में की है? वो संस्कृत भाषा में की है। किस में की है? संस्कृत भाषा में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अशोककालीन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे मिली? तो उससे पहले काफी लोगों ने कोशिश किया था अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली थी। पहली बार जेम्स प्रिसेप को अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में क्या मिली थी? सफलता मिली थी। अगला प्रश्न है कि मंगोलों ने सबसे पहले किसके शासनकाल में भारत में क्या किया था? आक्रमण किया था। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोलों ने सर्वप्रथम किस पे आक्रमण किया था? भारत में आक्रमण किया था। इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तो ये गुलाम वंश का शासक था। याद रखिए, किस वंश का था? गुलाम वंश का शासक था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला स्थापित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक, काफी फेमस शासक था दिल्ली सल्तनत का। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या की थी? पहली बार एक वस्त्र निर्माणशाला का स्थापना किया था। अगला प्रश्न है कि तैमूर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था भारत में? तो ये महमूद शाह के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? महमूद शाह के शासनकाल में तैमूर ने आक्रमण किया था। काफी खूंखार आक्रमणकारी था। आप बचपन में कई किताबों में इसकी कहानियां पढ़े होंगे। तैमूर की कहानियां हम लोगों ने भी बचपन में पढ़ा है। तो अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने हुगली में 1651 में अपनी प्रथम कोठी किसकी अनुमति से बनाई थी? तो अंग्रेजों ने 1651 में शाह सूजा की अनुमति से क्या बनाई थी? हुगली में अपनी कोठी बनाई थी। अंग्रेज जब आए यहाँ पे तो व्यापार करना जब उन्होंने शुरू किया तो कई जगह पे या समुद्र के किनारे वाले एरिया में जहाँ पे उनका जहाज का लगाया जाता था तो वहाँ पे कई कोठियाँ उन्होंने बनाना स्टार्ट किया। तो हुगली में उन्होंने शाह सूजा की अनुमति से क्या बनाई? अंग्रेजों ने कोठियाँ बनाई। अगला प्रश्न देख लीजिए, किसके विरुद्ध अंग्रेजों ने अवध के मध्यस्थ राज्य बफर स्टेट के रूप में रखा था? तो यह मराठों के क्या रखा था? मराठों के विरुद्ध। नेक्स्ट है, अगला जो प्रश्न है वो है आपका कि अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? तो कश्मीर का अकबर जैनुन आबेदीन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जैनुन आबेदीन को। इसकी कहानियाँ आप पढ़ेंगे, काफ़ी फेमस हुआ है यह भी काफ़ी अच्छे शासक था। तो इसे कश्मीर का क्या कहा जाता है? अकबर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान के कृषि के लिए अलग विभाग बनाया, फसलों का चक्रण, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स करने की योजना की? क्योंकि देखिए हमारा जब इतिहास उठा के देखेंगे तो हरित क्रांति से पहले भारत में भी अनाजों की काफ़ी कमी हुआ करती थी। तो कई राजा महाराजा हुए, कई शासक हुए जो कोशिश किए कृषि को बढ़ावा देने के लिए। तो उसमें एक शासक कौन था? ये था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने क्या किया? कृषि के लिए एक अलग विभाग बनाया जो फसलों का चक्रण, क्या होता है कि फसलों के चक्रण से अच्छी उपज मानी जाती थी। अगला प्रश्न है आपका कि कुत्ते तथा मनुष्य के एक साथ कंकाल किस ऐतिहासिक स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई पर कर लगाया था? तो सिंचाई पर कर लगाने वाले काफ़ी कम सुल्तान हुए, क्योंकि जानते थे कि यहाँ पे फसलों की उतनी अच्छी उपज नहीं होती है, फसलों की स्थिति उतनी अच्छी है नहीं। तो दिल्ली के जो सुल्तान था वो था फिरोज तुगलक। कौन था? फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न है आपका कि इस्तमरारी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? काफ़ी कुछ सुधार या काफ़ी कुछ आयोजन हुआ लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में। तो ये किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है
कि शुंग राजवंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग राजवंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। कौन था? पुष्यमित्र शुंग। यह प्रश्न भी इस बार एग्जाम में क्या हुआ था, पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि अनेकतावाद किस धर्म के सिद्धांत तथा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र है? तो अनेकतावाद की जो थ्योरी है यह जैन धर्म में दिया गया है। किस धर्म में दिया गया है? तो जैन धर्म में अनेकतावाद की सिद्धांत क्या किया गया है, दिया गया है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो कौन थे? वो ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे। और जो VBI है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, 23वें कौन थे? वो पार्श्वनाथ थे। और आपका जो अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो भगवान महावीर थे। तो ये तीनों VBI प्रश्न है, आप इसे याद रखिएगा। साथ में आपको बता दें कि भगवान महावीर को 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जिम्बिक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए क्या हुआ था? संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये प्रश्न भी आप याद रखिएगा। साथ में आपको बता दूं कि प्रथम जैन संगति कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में, जो पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति 512 ईसा पूर्व में, जो बल्लभी में हुआ था। ये दोनों VBI है। पहला बौद्ध संगति अस्तुलभद्र के अध्यक्ष थे उनके, और द्वितीय में श्रवण अध्यक्ष थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर ईसानी कहा है? तो यह कहा है खुद को अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने कहा है? अलाउद्दीन खिलजी। काफ़ी फेमस, काफ़ी खूंखार शासक रहा है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, शेखुल हिंद की पदवी किसको दी गई है थी? तो शेखुल हिंद की पदवी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दी गई थी। किसे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दी गई थी। अगला प्रश्न देख लीजिए कि किसके शासनकाल में मुगलों तथा मेवाड़ के राजा के बीच चित्तौड़ की हस्ताक्षरित हुई थी? तो ये हुआ था जहांगीर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? एक मेवाड़ ही ऐसा जो राज्य क्षेत्र था, मेवाड़ के जो राजा महाराजा थे जिन्होंने मुगलों के खिलाफ काफ़ी लड़े हैं, वो हार नहीं माने हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर क्या होती है? कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, जो अफ्रीका में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल है, जो कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से लिया गया है? तो ये इलाहाबाद के पास नैनी से इसे क्या किया जाता है? लिया जाता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, भारत के सबसे दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो भारत के सबसे दक्षिणी छोर का नाम है इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार पर क्या है? स्थित है। भारत के सबसे उत्तरी छोर का नाम क्या है? तो वो है इंदिरा कौल। क्या है? इंदिरा कौल। इसे भी आप क्या कीजिएगा? याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल कहाँ स्थित है? तो ये है जम्मू कश्मीर में स्थित। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? ये सभी को पता होना चाहिए कि ग्रहों की संख्या कितना है? 8 है। नेक्स्ट है, भारत के खोजकर्ता कौन थे? तो भारत का खोजकर्ता वास्को डिगामा को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि भार नहीं है, यहाँ पे होगा थार। थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है? जब आप मैप पे जाएंगे, ग्लोब पे जाके देखेंगे तो आपको विषुवत रेखा से उत्तर में दिखाई देगा भारत। तो भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में क्या है? स्थित है। अगला प्रश्न है कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो लीप वर्ष में क्या होते हैं? 366 दिन होते हैं। नॉर्मल ईयर में 365 डेज होता है, आप सभी को पता है। भारत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम क्या है? तो भारत के जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है उसका क्या नाम है? दिल्ली। नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध में दिन रात कब बराबर होता है?
तो दोनों उत्तरी गोलार्ध में आपको बता दूं 21 मार्च और दक्षिणी गोलार्ध में 22 सितंबर को क्या होता है, दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि ध्रुवों पर कितने माह के दिन व रात होते हैं? तो ध्रुवों पर 6 माह के दिन, 6 माह दिन होता है और 6 माह रात होता है। नेक्स्ट है जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर राज्य में जोजिला दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की समुद्री तट रेखा क्या है, सबसे लंबी है। सबसे लंबी सीमा रेखा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है भारत का, वो किसके साथ है? तो वो है बांग्लादेश के साथ है। किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। अगला प्रश्न है अल गिजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो अल गिजीरा रेगिस्तान सूडान में स्थित है। कहाँ स्थित है? सूडान में स्थित है। अगला प्रश्न है कि साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो साइलेंट वैली केरल राज्य में है। किस राज्य में है? केरल राज्य में है। और अगर शांत घाटी बोले तो शांत घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है भारत के कितने देशों की सरहदें मिलती है? तो भारत से 7 देशों की क्या मिलती है? सरहदें मिलती है। नेक्स्ट, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए तो सूर्य ग्रहण लगेगा। यानी बीच में कौन आ गया? चंद्रमा आ गया तो सूर्य ग्रहण। बीच में पृथ्वी आ गया तो क्या लगेगा? चंद्र ग्रहण लगेगा। याद रखिएगा ट्रिक से, बीच में चंद्रमा आ गया तो सूर्य ग्रहण, और बीच में क्या आ गया? पृथ्वी आ गया तो क्या लगेगा? चंद्र ग्रहण लगेगा। नेक्स्ट है 180 डिग्री देशांतर को कौन सी रेखा कहते हैं? तो इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? अभी हमने इस प्रश्न को देखा था, लीप वर्ष में 366 दिन होता है। अगला प्रश्न है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 21 जून और 22 दिसंबर। सबसे बड़ा दिन 21 जून, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किन 2 राज्यों के तट पर है? तो महेंद्रगिरी की पहाड़ियां उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। पब्बन द्वीप कहाँ स्थित है? पब्बन द्वीप काफी फेमस द्वीप है, ये मन्नार की खाड़ी में क्या है? स्थित है। अगला प्रश्न है केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? तो सबसे बड़ा पत्तन है पोर्ट ब्लेयर। कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट है कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है? कोलाबा पॉइंट मुंबई में स्थित है। कहाँ है? मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है कि डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है, ये कब निर्धारित की गई थी? तो 1896 में डुरंड रेखा को निर्धारित की गई थी। इसके अलावा भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, भारत चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा है। तो इसे आप क्या कीजिएगा? ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अरावली की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो अरावली की पहाड़ियां राजस्थान राज्य में स्थित है। अरावली की पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो इसे बनास नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी। अरावली को सबसे पुराना पर्वत माना जाता है भारत में। नेक्स्ट है कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो ये है संकोसी नदी, काफी फेमस नदी है। कौन सी नदी है? संकोसी नदी। नेक्स्ट है भूवैज्ञानिक के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? तो ऐसा माना जाता है कि हिमालय पर्वत पहले क्या था? टेथिस सागर था। यहां पे क्या था? समुद्र था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? तो ये 15 अगस्त 1947 को क्या की गई? इसे निर्धारित की सर रेड क्लिफ के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है सैडल पिक। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा पिक है? सैडल पिक। अगला प्रश्न है कि मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसे मालाबार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालाबार। नेक्स्ट, दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है?
तो आपको बता दूं कि एक राज्य में दक्कन का पठार स्थित नहीं है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों में दक्कन का पठार स्थित है। अगला प्रश्न है कि धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? तो धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट है, नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है कि अन्नामुदी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो अन्नामुदी चोटी की ऊंचाई 2695 मीटर है। दक्षिण भारत की यह प्रसिद्ध चोटी है। नेक्स्ट है कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? इसे करता है आदम का पुल। कौन करता है? आदम का पुल इससे क्या करता है? अलग करता है। नेक्स्ट है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र को क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगोत्री का नाम दिया गया है। अंटार्कटिका जहां पे पूरा पूरा क्या है? बर्फ ही बर्फ है। तो नेक्स्ट है, भारत के 3 बड़े राज्य हैं, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद कौन है? महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी है? तो आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कुर्नूल है। कौन सी है? कुर्नूल। अगला प्रश्न है, सतपुरा की पहाड़ियां किस राज्य में है? तो सतपुरा की पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारित किसने किया था? तो अभी हमने इसका जिक्र किया था, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो ये एक ही राज्य है। कौन है? सिक्किम है, जो चीन का, नेपाल का और भूटान का 3 देशों की सीमाओं को ये क्या करता है? टच करता है। नेक्स्ट है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। अगला है, डक्कन पास किसके मध्य स्थित है? तो डक्कन पास दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में क्या है? स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? इसे इंदिरा कॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंदिरा कॉल। दक्षिणी भाग को इंदिरा पॉइंट। थार भूमि, ये तो पहले ही हो चुका है, राजस्थान में। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो ये कौन है? उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो ये है कौन? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को क्या करता है? स्पर्श करता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क्योंकि बहुत सारे कैदी को वहाँ एक जेल बनाया गया था जिसमें रखा जाता था, यानी माना जाता है कि काला पानी की सजा वहाँ पे दी जाती थी। तो ये कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला प्रश्न है, झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो झांसी नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो ये ग्रीक भाषा में किया गया था। किसमें? ग्रीक में। अगला है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो ये जम्बू द्वीप का अंग था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, किसका अंग था? जम्बू द्वीप का अंग था। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो ये 82 डिग्री देशांतर पर क्या है? आधारित है। नेक्स्ट है, आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो बैरन एवं नारकोंडम के बीच क्या है? स्थित है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद का जुर्बा नगर कौन सा है? तो ये सिकंदराबाद है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की विशिष्टता क्या है? ये सभी द्वीप प्रवाल से उद्गमित हैं। अगला प्रश्न है, मैकान का पठार भारत के किस राज्य में है? तो मैकान का पठार छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। किसमें? छत्तीसगढ़ में। छोटा नागपुर किसका नाम है? तो रांची का पठार को क्या नाम है? छोटा नागपुर का पठार। अगला प्रश्न है कि इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? ये भी प्रश्न है। इंदिरा पॉइंट जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है वो 876 किलोमीटर
दूर है। कहाँ से? भूमध्य रेखा से। नेक्स्ट है, भारत चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो चीन की सीमा रेखा से जो स्पर्श करता है भारतीय राज्य वो है आपका अरुणाचल प्रदेश भी है, नागालैंड भी, आप मैप पर देखिएगा तो आपको पता चलेगा, मणिपुर भी है और मिजोरम भी है। अगला प्रश्न है, कुछ तिथि से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। तो वो 563 से 468 ईसा पूर्व, 563 में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और 468 ईस्वी में उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। काफी महत्वपूर्ण तिथि है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। वहीं पे महावीर स्वामी का जीवन काल की बातें करें तो 540 ईस्वी में इनकी जन्म हुई थी, 463 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अगला है, यहां पर देख लीजिए कि राजगिरी में पहली बार बौद्ध संगति 483 ईस्वी में क्या हुआ था? ईसा पूर्व में पहला बौद्ध संगति हुआ था। ये भी महत्वपूर्ण तिथि है। पहला बौद्ध संगति राजगिरी में पहली बार हुआ था। कब हुआ था? 483 ईस्वी में। 383 ईस्वी में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था। ये दोनों प्रश्न भी आई हैं, ध्यान रखिएगा इसे। और यहां पर बात करें अगला प्रश्न की, तो ये है सिकंदर का भारत में आगमन। सिकंदर 327 से 325 तक कहाँ रहा था? भारत में आगमन हुआ था 327 में, 325 में वो यहाँ से क्या हुआ था? चला गया था। अगला प्रश्न, 305 ईसा पूर्व में क्या महत्वपूर्ण घटना हुई? यूनानी शासक सेलुकस के द्वारा के राजदूत मेगास्थनीज का भारत आगमन हुआ। अगला प्रश्न है 273 से 232 ईसा पूर्व, मौर्य सम्राट अशोक का शासनकाल। अशोक को कौन नहीं जानता है? इसकी इतिहास काफी, इसका शासनकाल काफी प्रसिद्ध है। इसने एक इसमें अखंड भारत के निर्माण में मौर्य सम्राट अशोक का महत्वपूर्ण योगदान था। अगला प्रश्न है 261 ईसा पूर्व, मौर्य सम्राट अशोक द्वारा कलिंग विजय कब किया गया? 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध जीता, जिसके बाद अशोक के जो है मन में, उसके चिंतन में परिवर्तन आ गया, उसकी सोच में परिवर्तन आ गया। अगला प्रश्न है कि 250 ईसा पूर्व की घटनाएं देख लीजिए। तो पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति हुआ था 250 ईसा पूर्व में। पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली और तीसरा पाटलिपुत्र, तीनों याद रखिएगा। 190 ईसा पूर्व में इंडो ग्रीक आक्रमण हुआ भारत पर। 184 ईसा पूर्व में क्या हुआ? 184 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग द्वारा अंतिम मौर्य वंशीय शासक वृद्धरथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की गई। 184 से 75 ईसा पूर्व में शुंग वंश का शासनकाल रहा। 180 से 165 ईसा पूर्व में इंडो ग्रीक शासक डेमोट्रियस का शासनकाल रहा। 75 से 30 ईसा पूर्व तक कर्ण वंश का शासनकाल रहा। और साथ में 155 से 130 ईसा पूर्व तक यवन शासक मिनांडर का शासनकाल रहा। किसका शासनकाल रहा? मिनांडर का। ईस्वी सन की बातें करते, ईस्वी सन की महत्वपूर्ण तारीख जो है उसकी ध्यान देते हैं हम। 14 से 15 ईस्वी में आसपास शक शासन, गुंदो फर्नीज का शासनकाल, ईसाई धर्म प्रचार हेतु रोमन संत सेंट टॉमस एक्विनस की भारत यात्रा, यूची कुसानो का भारत यात्रा, ये सारी चीजें 14-15 ईस्वी में घटित हुआ। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है 375 से 415 ईस्वी के आसपास की चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है, का शासनकाल है 375 से 415 ईसा पूर्व ईस्वी की बात कर रहे हैं। 415 से 455 ईस्वी की बात करें तो कुमारगुप्त का शासनकाल रहा। नेक्स्ट है 455 से 467 ईस्वी की बात करें तो स्कंदगुप्त का शासनकाल रहा। 540 ईस्वी में गुप्त शासन का समापन हो गया और 495 ईस्वी में द्वितीय हुन आक्रमण हुआ भारत पर। और 500 से 527 ईस्वी के आसपास भारत में हुनों का शासनकाल रहा। 1602 ईस्वी में डच कंपनी भारत से व्यापार प्रारंभ किया और इसके बाद 1605 से 27 ईस्वी में जहांगीर का शासनकाल रहा। किसका रहा? जहांगीर का शासनकाल रहा। जहांगीर ने ही प्रमुख रूप से माना जाता है कि अंग्रेजों को भारत में
व्यापार करने का, कोठी बनाने का, यानी बहुत सारी चीज़ें जहांगीर के काल में ही ऑर्डर मिला अंग्रेजों को और उसने किया। अगला है 1606 ईस्वी, सिख गुरु अर्जुन देव को सम्राट जहांगीर द्वारा क्या कर दिया गया? प्राण दंड की सजा दिया गया। जो अर्जुन देव सिख धर्म के कौन गुरु थे? 5वें गुरु थे। नेक्स्ट है 1608 ईस्वी की बातें करें तो संत तुकाराम का जन्म विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचा। 1619 ईस्वी में पुलिकट में डच फैक्ट्री स्थापित हुई। इस तरह से धीरे धीरे भारत में अंग्रेजों का वर्चस्व क्या हुआ? बढ़ता गया, विदेशी व्यापार बढ़ते गए। 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित हुई। 1580 ईस्वी में अकबर के दरबार में गोवा से प्रथम जेसुइट मिशन आया। आगे है 1582 ईस्वी आ गया और आ गया अकबर का शासनकाल। 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना की गई। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने अलग से किया था। 1583 ईस्वी में इलाही संवत की शुरुआत की गई। 1600 ईस्वी आ गया और यहाँ आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गया। लगभग अंग्रेज पूरी तरह से भारत पर अपना वर्चस्व बढ़ाने की अपनी तैयारी करने लगे। 1602 ईस्वी आ गया, डच कंपनी भारत से व्यापार प्रारंभ कर दिया और इसके बाद 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक जहांगीर का शासनकाल रहा। इसमें अंग्रेजों ने काफ़ी कोठियाँ स्थापित की, काफ़ी अपना व्यापार इंक्रीज किया। अगला है विजयनगर के राज दरबार में आने वाला विख्यात मुस्लिम यात्री कौन था? ये था अब्दुल रज्जाक। विजयनगर के शासनकाल में आया था अब्दुल रज्जाक, भारत आया था। नेक्स्ट है कि मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था? तो चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। वास्तुकला का स्वर्ण युग शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। आप जानते हैं कि शाहजहां ने क्या क्या नहीं बनवाया है, ताजमहल से लेकर हर चीज़ बनवाया, लाल किला। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद किस वंश का उद्भव हुआ? तो शुंग वंश का क्या हुआ था? उद्भव हुआ था। मौर्य के बाद कौन आया था? शुंग वंश आया था। अगला प्रश्न है भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन की सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले पुर्तगाली आया था, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। मिलाने वाले में आता है ऐसा प्रश्न, याद रखिएगा। अगला है 1833 चार्टर एक्ट के अनुसार बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया था। इस प्रकार भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिन। याद रखिए कौन था? लॉर्ड कैनिन। अगला प्रश्न है कि किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ था? तो इस दोनों का उदय हुआ था, आपको बता दें कि चतुर्थ बौद्ध संगति में। इसमें चौथे बौद्ध संगति में। साथ में बौद्ध धर्म से रिलेटेड कई चीज़ें आप याद रखिएगा, जैसे भगवान बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था इन्होंने, और इस गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया था? महाभिनिष्क्रमण। इनके पहले गुरु अलार कलाम थे और इन्होंने अपनी जो पहला उपदेश दिया था वो पाली भाषा में दिया था, ये भी आप याद रखिएगा। और जो इनकी मृत्यु हुई थी वह महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया उसे? महापरिनिर्वाण। और इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। इन सारी चीज़ें, ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट था याद रखिएगा। बाकी हमने प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथे बौद्ध संगति के बारे में भी बता दिया है। चौथा बौद्ध संगति याद रखिए कि कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और इसके जो इसके टाइम में जो शासक था वो था कनिष्क के शासन के 98 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 98 ईस्वी में। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। नेक्स्ट है किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, क्योंकि अशोक भी बौद्ध धर्म अपना लिया था और उसने काफ़ी बौद्ध धर्म को प्रचारित किया था, काफ़ी कोशिश किया था। महेंद्र और अपने पुत्र पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो अशोक ने भी बौद्ध धर्म को काफ़ी बढ़ावा देने में मदद किया था। अगला प्रश्न है शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध था? तो प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार पहली बार अगर भारत में किसी ने लाया तो वो शेरशाह सूरी था। आप देखते होंगे ग्रैंड ट्रंक रोड, यहाँ वहाँ काफ़ी चीज़ें सुधार करवाया उसने। कब उसने? शेरशाह सूरी ने।
मुतखब उत तवारिख नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है। किसने लिखा? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में एक विख्यात हिंदी कवि कौन रहते थे? ये अब्दुल रहीम था। कौन था? अब्दुल रहीम। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने की। किसने की? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेजी नेता को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नेहरू जी को। किसे कहा जाता है? दादा भाई नेहरू जी को। इन्होंने पहली बार, इन्हीं का अनुमान था कि भारत का धन कहाँ जा रहा है? विदेशों में जा रहा है। नेक्स्ट है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब व किसके काल में पारित हुआ? तो ये 1904 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में क्या हुआ? पारित हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एओ ह्यूम को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना और प्रथम बैठक दोनों कहाँ हुआ था? मुंबई में ही हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? ये थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। कौन थे? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। अगला प्रश्न है कि किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नया मोड़ आ गया? तो बाल गंगाधर की गिरफ्तारी के बाद नया मोड़ आ गया था। बाल गंगाधर गरम दल के नेता माने जाते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया? तो प्रथम बैठक जो मुंबई में हुआ था उसमें 72 लोगों ने भाग लिया था। कितने? 72 लोग। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है, किस कांग्रेस नेता को नरम दलीय नेता नहीं माना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को मैंने पहले ही बताया कि गर्म दल का नेता माना जाता है। अगला प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन कब व किस वायसराय ने किया था? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बंगाल का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय ने लड़ा था? ये दादा भाई नेहरू ही लड़े थे। नेक्स्ट है, भारतीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? 1883 में हुआ था। अगला प्रश्न है, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक लिखी है सुरेंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखी है? सुरेंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की? यह की द्वारकानाथ टैगोर ने। किसने की? द्वारकानाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से 1917 की अवधि क्या कहलाती है? तो इसे उग्रवादी चरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उग्रवादी चरण। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट थी। अगला है, गदर पार्टी के संस्थापक नेता कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल को माना जाता है। किसे माना जाता है? लाला हरदयाल को। अगला है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स किस वर्ष हुआ? तो मार्ले मिंटो जो भारत में आया, इसका रिफॉर्म्स 1909 में आया। अगला प्रश्न है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम क्या है? तो इसे का नाम है मार्ले मिंटो सुधार। भारत में गर्म दलीय कौन थे जो बाद में एक योगी व दार्शनिक बन गए? तो अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, ये सारे गर्म दल के नेता थे। और बाद में क्या हुआ कि अरविंद घोष क्या बन गए? एक साधु संत का रूप ले लिया, एक दार्शनिक बन गए। इन्होंने जो है राजनीति से त्याग पत्र दे दिया। अगला प्रश्न है, मैडम भीखाजी रुस्तम 1909 ईस्वी में पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो ये करती थी पैट्रियट। कौन सा करती थी? पैट्रियट। अगला है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में मुस्लिम लीग की क्या हुई? स्थापना हुई। अगला प्रश्न है कि होम रूल आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ था? 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई। अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है
कि बाल गंगाधर द्वारा आरंभ की गई पत्रिका कौन सी थी? तो वो थी केसरी। बाल गंगाधर ने जिस पत्रिका का शुरुआत किया था वो कौन सा था? केसरी। भारतीय इतिहास में 1911 का क्या महत्व है? राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ था कब?